हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है केमिस्ट्री के जनक। जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो वीडियो को अंत तक देखें और अंत में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें केमिस्ट्री के जनक के बारे में, जब से आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है तब से अलग अलग वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का अलग अलग मानना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के जनक मेंडलीव को माना जाता है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के तत्वों और आवर्त सारणी के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके साथ ही आपके और वैज्ञानिक हैं जिसमें रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन जो कि आपके बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे, इन्हें भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान देने के रूप में नहीं जनक के रूप में मानते हैं, जो कि बाद में इसे नहीं सर्वमत से नहीं इसे पारित नहीं किया गया। फिर बर्जीलियस को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। बर्जीलियस को प्राचीन काल के भी या पुरानी जो है केमिस्ट्री के जनक मानते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि बर्जीलियस ने आवर्त सारणी के निर्माण के समय जो है तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने बायोलॉजी में जैव शक्ति सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य उपलब्धियां हैं, इस कारण इन्हें प्राचीन केमिस्ट्री के जनक माना जाता है। लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री के जनक के रूप में एंटोनी लेवाइजिए को माना जाता है। आज हम इन्हीं के परिचय का अध्ययन करेंगे। तो वो है, इनका पूरा नाम एंटोनी लेवाइजियर या एंटोनी लाउरेन द लेवाइजियर। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 में फ्रांस के एक शहर पेरिस में हुआ है। इनकी माता का नाम एमिली पंक्तिस और पिता का नाम एंटोनी लेवाइजियर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी रही है क्योंकि इनका परिवार एक समृद्ध और धनवान परिवार में से एक था। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। इस कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा काफ़ी हद तक बेहतर रही है। इनकी उच्च शिक्षा जो है पेरिस विश्वविद्यालय में पूर्ण हुई और साथ ही इन्होंने 1761 से लेकर 1794 तक वहाँ पर अपनी सेवाएं भी प्रस्तुत की। शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के दौरान इनकी जो रुचि थी वो विज्ञान, गणित, खगोल, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक थी। इनकी उच्च शिक्षा जो है वो कानून की पढ़ाई के साथ इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उस समय इनका भूगोल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ये एक दार्शनिक थे और इन्होंने फ्रांस का भौगोलिक मानचित्र प्रस्तुत किया था। फ्रांस का भूवैज्ञानिक जो मानचित्र है उसे प्रस्तुत किया। इस कारण उस समय के जो राजा थे उन्होंने इन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा था। लेकिन साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में ये अपनी उपलब्धियों को दर्शाते रहे हैं। इनका मानना था कि विज्ञान जो एकेडमी है उसको बचाए रखना चाहिए, जिससे आगे चलकर भी बहुत सारी विभिन्न तरह की खोजों को मौका मिलता रहे। इन्होंने ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज की और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम
रसायन विज्ञान के तत्व या तत्वों के रसायन थी। इस पुस्तक में इन्होंने अपने द्वारा खोज किए गए तत्वों के उनके गुण और अन्य कैरेक्टर्स को बताया। साथ ही अन्य वैज्ञानिकों ने जो छोटे मोटे तत्वों की खोज की थी उनका भी अवलोकन किया और इस पुस्तक में उन सभी का वर्णन किया। इस पुस्तक को इन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने रखा और साथ ही उस समय जो इन्होंने अन्य जो शोध किए थे उन्हें भी अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने रखा। इसके लिए अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने इन्हें पुरस्कार भी दिया। इन्होंने तत्वों की खोज से संबंधित जो कहा था, तो पहला ये कहा था कि धातु जो है, कोई सी भी धातु को अगर हम जलाते हैं तो धातु से प्राप्त होने वाली राख धातु से भारी होती है। इस तथ्य को इन्होंने इस पुस्तक में दिया था कि धातु जैसे मान लीजिए आपका सोडियम या मैग्नीशियम धातु है, अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे प्राप्त होने वाली राख धातु से भारी होती है। साथ ही इन्होंने बताया कि वायु के दो मुख्य घटक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन जो है श्वसन क्रिया में सहायक होता है और दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक अवयव है। यदि ऑक्सीजन नहीं होती है तो दहन क्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसी तरह से इन्होंने और बहुत सारी खोजें की हैं जो वो अपनी जो वैज्ञानिक सोसाइटी थी और विज्ञान की जो उन्होंने तत्वों के नाम रखे थे किताब में, इसमें इन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया है। उस समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने, क्योंकि ये दार्शनिक थे, इसलिए अपने व्यू या अपने मत को लोगों तक पहुंचाते रहे और उस समय के जो राजा थे उनको भी पहुंचाते रहे। इन्होंने राजनीति और जो अर्थव्यवस्था को सुधारने से संबंधित अपने व्यू उस समय के राजा के सामने रखे और लोगों के सामने इतना ज़्यादा रखा कि फ्रांस की जो है राज्य की स्थिति, जो आपका राज्य की अस्तित्व को ही खतरा हो गया था। राज्य के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। लेकिन विज्ञान के अधिकार और तर्क शक्ति को अधिक महत्व देते हुए उस समय की सरकारों को वित्त या अन्य जो मुद्दे थे उससे संबंधित अपनी सलाह देना नहीं भूलते थे। उनका तर्क था कि विज्ञान अकादमी की रक्षा की जानी चाहिए और इन सभी घटनाओं के कारण जो उस समय के जो क्रांतिकारी दल जो आपका जो राजा थे वो इससे नाराज हो गए और इन्हें इनके ससुर तथा 26 अन्य किसानों के साथ गिलोटिन की सजा दी। गिलोटिन क्या है? एक नया शब्द है। गिलोटिन का अर्थ होता है सर कलम
कर हत्या करना, सर कलम कर हत्या करने की इन्हें सजा दी और जिसके तहत इनकी जो मृत्यु है वो 8 मई 1794 में पेरिस यानी फ्रांस के जो पेरिस शहर है इसमें इनकी मृत्यु हुई। उस समय के जो समकालीन एक दार्शनिक थे जोसेफ लुई लैग्रेस, जोसेफ लुई लैग्रेस नाम के जो दार्शनिक थे इनकी मृत्यु से काफ़ी आहत हुए और इन्होंने कहा कि लेवाइजियर जैसे दार्शनिक वैज्ञानिक जो है वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं और इनकी मृत्यु के बाद लाखों वर्ष में भी इस तरह के लीजेंड दोबारा पैदा नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।